अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे साथ अली खिजर साहब मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग उन्हें जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हेड ऑफ रिसर्च ऑफ बिजनेस रिकॉर्डर। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी इस्लाम वरीदा, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन अभी फिलहाल पाकिस्तान की चल रही है, तो ये जो झूठे वादे जो है वो अवाम से जो है वो किए जाते हैं कि बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो है वो वादे जो है वो झूठे ही रह जाते हैं। तो अब जो है वो हमारे सामने एक बजट खड़ा हुआ है। बिल्कुल जो है वो हमारे सामने खड़ा हुआ है बजट को का आने का सबको जो है वो बेसब्री से इंतजार है। आप क्या समझते हैं, क्या जो है वो किन किन चीजों पे जो है वो टैक्सेस लग सकते हैं? क्या सरप्राइजिंग टैक्स लग सकते हैं? कोई न्यूज आपके खबर में है, कोई आपको जो है वो जानते हैं, कोई न्यूज ऐसी? देखिए अरीबा, अब बात यह है कि टैक्सेशन मेजर्स की आपने बात की। देखिए अभी आईएमएफ के साथ ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है थोड़ा उस पे एग्रीमेंट हो गया है इनका। वो एग्रीमेंट ये है कि एपीआर के रेवेन्यूज की ग्रोथ कितनी होगी, दैट इज लिटिल शाई ऑफ 30%। प्लस प्राइमरी सरप्लस कितना होगा फिस्कल साइड के ऊपर, वो 1% समथिंग ऑफ जीडीपी। तो वो एक एग्रीमेंट हो गया हुआ है ब्रॉडली स्पीकिंग। अब उसके अंदर क्या कंटूर्स होंगे, कौन से टैक्सेस लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, इस पे अभी डेलिब्रेशन चल रही है और मेरे ख्याल में वो अगले कुछ दिनों में चलेगी बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। जो कुछ कंसिडरेशन है, वो कंसिडरेशन में एक ये भी है कि जीएसटी को 18 से 19% किया जाए, बट फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत ज्यादा कीन नहीं है इस ऑप्शन पे। वो इस वजह से कि जी अगर जीएसटी को हम बढ़ा देंगे तो डॉक्यूमेंटेशन और कम होगी, इंसेंटिव टू रिमेन आउटसाइड द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। और हमने देखा है जिस जिस सेक्टर में जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी, एफईडी, कस्टम ड्यूटी इनफॉर्म में होता है, उतनी ही उसके अंदर जो होती है वो इनफॉर्मेलिटी आती है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अलावा ये है कि जैसे आपका चूंकि ताल्लुक स्टॉक मार्केट से है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्सेस हैं उसके ऊपर भी डेलिब्रेशन हो रही है कि उनको क्या रिवाइज किया जा सकता है। उसमें एक कंसिडरेशन ये भी आ रही है कि जी मतलब इसको जो डिविडेंड का या कैपिटल गेन इनकम है उसको एज ए नॉर्मल इनकम किया जाए। कि रिबा, अगर आप सैलरी ड्रॉ करती हैं और अगर आप 5 लाख की सैलरी ले रही है माहाना, तो आपको मैक्सिमम टैक्स स्लैब 30% आती है। जबकि आप जो मिलियंस ऑफ रुपीस के या डिविडेंड कमाते हैं या कैपिटल गेन स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो वो आपका एक जो फुल एंड फाइनल टैक्स कट जाता है वो 15% पे कट जाता है। देखिए जी, लॉ तो ये कहता है कि इनकम तो हर तरह की सिमिलर होती है, हर इनकम पे एक ही टैक्स होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी इनकम पे वो टैक्स है तो फिर आपकी कैपिटल गेन की इनकम पे भी वो सेल होना चाहिए। देखिए सेविंग पे तो नहीं हो रहा, सेविंग तो आपने की, उसको आपने इन्वेस्ट किया और उस सेविंग के ऊपर जो आप रिटर्न बना रहे हैं उस पर आप टैक्स दें। देखिए मुझे तो कोई मसला नहीं है, इस पे करें। जहां तक आपने इनकम के ऊपर टैक्स करना है किसी भी तरह की, तो वो तो कर लें। हाँ, इसमें स्टॉक मार्केट वाले थोड़े ये कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट पे नहीं किया, फलां एसेट क्लास पे नहीं किया, फलां नहीं किया, वो भी बात ठीक करते हैं कि जो काबू में नहीं आता वो करता। अच्छा, इसके अलावा जो है जो सैलरीड इनकम टास्क टैक्सेस है उसको आप वो टैक्सेस की जो स्लैब्स है उसको कम करें, जो मेरे ख्याल में जाती है। सैलरीड इनकम के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स है और वो और करते रहेंगे तो जाती होगी। और ये मेरे मुल्क के और लोगों के साथ जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जो ये डॉक्यूमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके साथ जाती है वो भी। आहिस्ता आहिस्ता हमने लास्ट ईयर में देखा कि बहुत सारे लोग जो मतलब ऐसी कंपनी में जो थोड़ा इनफॉर्मल काम करती भी हैं, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि जी हमारे टैक्स को कम करने के लिए हमें को तनख्वाह जेब में कैश दे दी जाए, कुछ दे दी जाए, तो ये इनफॉर्मेलिटी भी बढ़ती जाएगी इसके अंदर। फिर उस तरह की और कई किस्म की बातें हैं, कई तरह के टैक्सेस हैं जिसको लगाने की बातें हो रही हैं। बहुत सारी टैक्स एग्जम्पशन है उसको खत्म करने की बात हो रही है। वो टैक्स एग्जम्पशन आपकी फर्टिलाइजर के भी ऊपर है, आपके पैकेज दूध के भी ऊपर है, और आपकी जरूरत के दवाइयात जो है मेडिसिन है
उनके ऊपर भी है, तो वो आपका जीएसटी खत्म हो जाएगा, वो एग्जाम्पशन वो 5% से 18% के दरमियान कहीं पे उस पर टैक्स लगेगा। तो वो एक सूरत हाल होगी, और कहीं ना कहीं कुछ जो सेक्टर्स में एफईडी ज्यादा थी वो शायद काम भी हो जाए, फिर लग्जरी गाड़ियों और इस तरह की चीजों पे। बट मोर और लेस जो रेवेन्यू मैयर होंगे वो तो जीएसटी को बढ़ाएंगे या इस तरह के मैयर लेंगे, तो टेंजिबल वहीं से आएगा। और बाकी यह है कि डॉक्यूमेंटेशन किए बगैर आप जो टैक्स में जब आ रहे हैं उसको नहीं करेंगे, और जो डॉक्यूमेंटेड है वो फिर उससे और उसके मसले होते जाएंगे। तो ये है स्टॉक ऑफ द सिचुएशन जी। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि आईएमएफ जो भी सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को अपनी रिकवरी के लिए, आईएमएफ जो है वो, आप क्या समझते हैं, क्या आईएमएफ गलत है या हुकूमत नॉन सीरियस है? क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था कि 80 अरब का जो है वो डाका जो है वो गंदम पर जो है वो पड़ चुका है। और हमारी जो मतलब जो हालात चल रही है, वो जो इतनी महंगाई है वो जो है वो कम ही नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कौन गलत है, क्या जो है वो? और फिर हमने ये भी देखा कि वो कि इतनी महंगी जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल ने जो है वो एलएनजी जो है वो इम्पोर्ट की है। तो फिर उन्होंने जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल की कंपनी को कहा जा रहे हैं कि अपनी डायरेक्शन, अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम करें। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये हुआ तो बहुत नुकसान होगा कंपनी को। तो आप क्या समझते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है इसमें कौन जिम्मेदार? हाँ, बस जिम्मेदार तो ये पूरा मुल्क ही है। अब किसको वो कसूरवार ठहराएं, ये तो आपका सवाल बड़ा मुश्किल है। बहरहाल बात ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये मुश्किलें जो पिछले बहुत सारे सालों से पड़ रही हैं और ये कुछ सालों से बहुत ज्यादा हो गई है, वो कम नहीं होनी आएंगी और वो बढ़ती जाएगी। आपने वीट का टीका किया, वो बिल्कुल आपने सही बात है, 2 बिलियन टन वीट इम्पोर्ट किया तो उससे एक सप्लाई ग्लट आ गया और उससे डोमेस्टिक प्राइसेस गिर गई हैं। अच्छा, उसका एक पॉजिटिव आउटकम है जो कि आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है। आपने अगर देखा हो तो पिछला इन्फ्लेशन नंबर जो 11.8 आया है, और वो मार्केट एक्सपेक्टेशन जो थी 13+ की थी, वो सब बहुत नीचे आई है, और मतलब एक साल में 38 से 11.8% इन्फ्लेशन आना बड़ी खुशहाल बात। बट उसमें मेजर मेजर डिक्लाइन जो है, सबसे बड़ा डिक्लाइन जो है वो आपका वीट के अंदर है। और वीट के अंदर डिक्लाइन इसलिए है कि चूंकि हमने इंपोर्ट कर दिया था, और ऐसे वक्त पे जब हमारी डोमेस्टिक सप्लाई भी आई है, तो अब और हमारे मुल्क में कोई ग्रेन की स्टोरेज भी नहीं है, तो जो जो लोगों को खरीदा है वो अपने उन्हें बेचना पड़ रहा है औने पौने दांव पे। तो वो बिक रहा है, उस वजह से उसका फार्मर का लॉस हो रहा है, और नेचुरली जो उसकी वो उस लॉस को की वजह से अगली क्रॉप नहीं ठीक लगेगी, वो एक थ्रेट आपका पैदा हो गया हुआ है। बट वो कल का जो थ्रेट है वो आज की एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है कि इन्फ्लेशन डाउन हो गई है, तो उससे आप उसको कल की चीज को आपने किस तरह एड्रेस करना है उसके तरीके हो सकते हैं। बट आज आपकी इन्फ्लेशन उससे नीचे आ गई है, तो ये एक अच्छी बात है। बट आपकी ग्रोथ नहीं आती, और बात यह है कि जो इस वक्त हुक्मरान तबका है, आप देखें उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। आप देखें ना, ये आपने वीट की मिसाल दी, मैं इसी मिसाल में एक और चीज को हाईलाइट करता हूँ जिसको लोग इतनी बात नहीं करते, कि जी वीट के अंदर जो इनकम कम बनी है वो मतलब उस इनकम में आप कहती हैं जी डाका डला है, या मैं कहता हूँ कि जी आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया तो उसने अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया है। तो बड़ा जो इनकम उसने बनाई है, जो 80 अरब या 40 अरब जो भी नंबर आया है, मैं नहीं उस नंबर के बारे में डिबेट कर रहा आपसे, बट वो नंबर कोई ना कोई तो है। उस नंबर को, वो जो गेन आया है, क्या उस पे उन्होंने टैक्स दिया है? क्या उस इनकम के ऊपर 35% टैक्स दिया है? आप जवाब है नहीं, जीरो। जब आप टैक्स नहीं दिया तो फिर ये तो बहुत बड़ा डाका है, और इन डाकुओं को पकड़ना है। वो डाकू जो कमाते हैं और टैक्स नहीं देते, और जो मासूम जो डाकू जो जो डकैती उन पे पड़ती है, जो सैलरीड क्लास है, जो दबती जा रही है, जो ज्यादा टैक्स देती जा रही है। डकैती उस पर करती है जो फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो टैक्स दी जा रही है। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर तो जब ज्यादा टैक्स होता है वो अपनी कीमतें बढ़ा के वो पास ऑन भी कर देता है। गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो डिमांड जो इन्फ्लेशन सब्सिडी है, वो जो सैलरी है, वो तो कोई नहीं करेगा। तो इस टाके की बात करें, जो लोग अपना टैक्स नहीं देते, जिसकी बुनियाद पे दूसरों को टैक्स भरना पड़ता है, सबसे बड़ा मुल्क में डाका ये है। ये डाके की बात करें, छोड़े वो क्या है क्या नहीं। किसी ने पैसा कमाया, अच्छी बात है, लोग कमाएंगे तो चीजें आगे चलेगी। बट डाका ये होता है कि कमा के आपने उस हिस्से पे टैक्स नहीं दिया। इस पे कॉन्सेंट्रेट।
अच्छा सर, हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आ रही थी, लेकिन जो है वो अब उसका रास्ता भी जो है वो बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि और इंडस्ट्रीज का रास्ता भी जो है वो बंद है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है, गैस इतनी महंगी हो गई है, तो इसके बढ़ने की वजह से जो है वो भी परेशान है। तो चारों तरफ देखिए से चारों तरफ से हर चीज जो है वो जैम हो गई है, बिल्कुल जाम कर दिया है। तो इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल भी बात कर रही हूँ, तो इसका कौन जिम्मेदार है, आप क्या समझते हैं? क्या सियासतदान इसके जिम्मेदार है, या आप कैसे देखते हैं इस मामले को डील करने में? देखिए जी, मतलब वो बात है कि पिछले 30-40 साल के अंदर जो भी हुकूमतें आई हैं, पिछले 30 साल के अंदर जो भी मिलिट्री के अंदर लीडरशिप आई है, पिछले 30 साल के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर टॉप लोग रहे हैं, पिछले 30 साल के अंदर वो बिजनेसेस, वो लोग जिन्होंने टैक्स पैसे कमा के टैक्स नहीं दिया है, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर काला धंधा किया है, और ये सब का नेक्सस है, और इस सब ये सब जिम्मेदार है। मैं किसी को एग्जॉनरेट नहीं करता, ये सब के सब जिन सब का नाम लिया है वो जिम्मेदार है, और आज भी यही सब बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें आप कुछ आप जो है कोर्ट्स की तरफ भी चले जाए तो उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो लॉयर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो चीज है, इसमें किसी एक को सिंगल आउट करके मैं पकड़ के उसे कुर्बानी का बकरा नहीं बना रहा। ये पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो रहा है और करप्ट है। तो इस सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है, और वही सब इसके जिम्मेदार हैं। और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको पॉलिटिकल क्लैरिटी और पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी लाना बड़ा जरूरी है। आप किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए वहां के लोगों को पहले एक चीज पे नाराज करके दूसरी चीज पे नहीं ले जा सकते। उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए, उन्हें कोई ऐसी पार्टी चाहिए जिसको वोट दे के लाए हैं, और वो कहे कि जी हाँ, हम सिस्टम को ठीक करेंगे, आओ हमारे साथ कदम जमाओ। तो फिर होगा। ये जिन लोगों को आपने मतलब फॉर्म 47 की चोरी पे मुसल्लत करके चला हुआ है, और जो जो डालने वाले हैं ना उनसे चीजें काबू आ रही हैं, ना जो डाला हुआ है उनसे काबू आ रही हैं, तो इस तरह चीजें ठीक नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी इनकी है, और दूसरों की भी है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सब जिम्मेदार हैं। पर ठीक उसने करना है जिसको आवाम सिलेक्ट करती है। तो लेट दैट पर्सन कम जिसने, उसको आवाम ने सिलेक्ट किया है। लेट दैट पार्टी कम जिसको आवाम ने सिलेक्ट किया है, एंड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ रिफॉर्म टू हैपन। शॉर्ट ऑफ दैट तो मुझे कोई रिफॉर्म नहीं नजर आता, और उसके साथ भी रिफॉर्म की कोई मतलब ये नहीं गारंटी है, उसके साथ कोई गारंटी नहीं है, बट उसके साथ चांसेस बढ़ जाते हैं रिफॉर्म के। अच्छा, ये बात हो गई। अब आपने कहा कि जी किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं जिम्मेदारी है, तो बस सबकी है। तो इसमें अब क्या बात करें? ठीक है ना, ये मसले तो चल रहे हैं, बट ये है कि ये दुकान ऐसी ही चलनी है अभी अगले 2 साल। यही इन्फ्लेशन टूट गई है, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, इन्फ्लेशन कम होगी बट ग्रोथ नहीं आनी, लोगों की नौकरियां नहीं आनी। तो बहरहाल और इन्वेस्टमेंट नहीं आनी। इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पीरियड। अच्छा सर, हम लास्ट इंटरव्यू की बात करते हैं जो आपके साथ हुआ था, तो आपने उसमें जो है वो बिल्कुल सही कहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बातें की गई हैं, इन्वेस्टर्स को बोला गया है, तो उनके लिए जो है वो बस ये एक ही आशा जो है वो बच गया था, और इसका कुछ रिजल्ट भी हमने नहीं देखा कि कोई सामने आया। कि, तो आप क्या समझते हैं? आपने जो टैक्सेस की बात की, क्या आपको लगता है टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा लगने वाले हैं? क्योंकि डॉलर रेट भी हम देख रहे हैं, वो भी 295 जो है हो गए हैं। वही शराइत जो है IMF ने रखा है, शराइत जो है वापस से रखे थे। तो क्या आपको लगता है महंगाई जो है वो और मजीद बढ़ेगी? इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट क्या घटेगा? ये जो अभी इंटरेस्ट रेट फिलहाल चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, ये घटेगा या जो है वो ये मजीद और बढ़ेगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट का कम होना तो आप समझ लें पत्थर पे लकीर है इस वक्त। आप आपकी इन्फ्लेशन इस वक्त 11.60% पे आई है, जबकि आपकी जो आपका पॉलिसी रेट है वो 22% का है। तो 10% का इस वक्त गैप है। तो 1% इंटरेस्ट रेट नीचे आना तो जो है वो तो आप समझ लेंगे पत्थर पे लगे। सवाल ये है कि एक से ज्यादा आता है कि नहीं आता, वो अभी देखेंगे कितना आता है। पर मेरे ख्याल में अगले जून तक, जून 2025 तक ये 16 से 18% के दरमियान इंटरेस्ट रेट होगा, और रुपया जो होगा वो 310 प्लस माइनस होगा। और बाकी जो बातें हैं वो सुनते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। मेरा हिसाब में ये दो नंबर आते हैं अगले जून 2025।
तो लोग इतना कर लें, सिर्फ शॉर्ट टर्म में क्या करना कि या 15 दिन में क्या होगा, 20 दिन में क्या होगा, ये आप अगले जून का अगले साल का हिसाब लेके चले। 210 से 200, 310 से 320 के दरमियान करेंसी होगी और 16 से 18% इंटरेस्ट रेट होगा, और आपकी जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो 0 से 2% के करीब होगी। तो ये 3 मैंने वेरिएबल दे दिए हैं, इनके हिसाब से आपकी जो सेक्टर, जो स्टॉक आपके जो समझ आते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें। हम्म, सही। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट में जो है पहले अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, अब जो है वो जो है स्टॉक इन्वेस्टर्स बढ़ने के बजाय जो है वो अब मजीद जो है वो कम हो गए हैं टैक्स लगने की वजह से ना, जब से टैक्स लगना स्टार्ट हुए हैं तो उनको एक इन्वेस्टमेंट का जरिया ही दिखता था स्टॉक मार्केट, अब वो भी वहां से एग्जिट जो है वो होने लगे हैं, यहाँ से भी लोग निकलने लगे हैं। वैसे ही पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, और यहाँ से भी जो है वो ये लोग जो है वो निकलने लगे हैं स्टॉक मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला सॉल्व होगा? देखिए जी, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे नहीं ख्याल में कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर थे हमारे हमारे यहाँ पहले भी, मतलब 2, 2.5, 3 लाख से ज्यादा जो यूएएन जो होते हैं, आप जिसको कहते हैं कि यूनिवर्सल जो अकाउंट होते हैं, जो एक मतलब वो तो मतलब विदाउट डुप्लीकेशन, वो तो अभी भी मतलब तो उतने ही है, को बड़े नहीं ज्यादा, और उसमें भी काफी लोग लोग कहते हैं कि वो मतलब एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो इन्वेस्टर तो वैसे ही बहुत थोड़ा है और वो कम होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये आपने टैक्सेशन की बता दी कि जी रियल एस्टेट पे, या आपने हमने बात की कि वीट के ऊपर, शुगर के ऊपर, कमोडिटी को भी लेते हैं, उसको बेचते हैं, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे आपको टैक्सेस लगते हैं हर तरह के। उसके अलावा आप अगर एक नए आदमी को आज कहें कि जाके भाई तुम एक ब्रोकर के साथ नया अकाउंट खुलवाओ, उस अकाउंट खुलवाने की इतना तरद्दुत है जितना बैंक अकाउंट खुलवाने के नहीं है। तो एक आदमी जिसके पास सेविंग है बट उसके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास और तरह के मसले नहीं है, वो अगर आज अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो बड़ा मुश्किल है। पहले तो इसको आसान करें ना, पहले तो स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलाने को आसान करें, ताकि फिर उसके अंदर कुछ ऐसे लोग आए जो कि ब्रोकर एग्नोस्टिक हों, और वो जाके अपनी ऐप के थ्रू जाके पूरे पाकिस्तान में लोगों को, जवानों को बेचे मार्केट के। फिर दूसरी चीज है कि आपने मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ानी है, आपने लिस्टिंग बढ़ानी है। लिस्टिंग लोग इसलिए नहीं करते हैं कि जी, लोकल कंपनीज इसलिए नहीं लिस्टिंग करती हैं कि भैया के उनके के जी करेंगी तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होगी, टैक्स पूरा देना पड़ेगा, वैसे टैक्स चोरी करती हैं। फॉरेन कंपनीज इसलिए नहीं करती कि भैया वो भी कंप्लायंस कह के वो उन्होंने को जैसे हम इकोनॉमिस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं कि रॉयल्टीज में, या मतलब जो वो अपना रॉ मटेरियल अपनी पेरेंट कंपनी या सिस्टर कंपनी से खरीदती हैं, वो महंगा खरीदती हैं, तो वो नंबर्स फिर जब मार्केट्स के साथ शेयर करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, इस वजह से नहीं करते। आप देखिए सुजुकी ने डीलिस्ट किया, उसकी भी एक बुनियादी वजह ये है। और आप देखें कोई बड़ी कंपनी इतनी हो रही। बहरहाल एक खुशाइन बात है, एक अच्छी बात है कि मोबिलिंग जो है वो कह रहा है कि जायज जो है कि वो पाकिस्तान में जो है लिस्ट करने आ रहा है, और वो अभी इस वक्त कोई अपना वो इन्वेस्टर जो है उसको उसका सेंटिमेंट उसके ऊपर वो रोड शोज वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। पर जितनी लिस्टिंग होगी, जितनी इसकी स्टॉक मार्केट के इंटर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को आसान करेंगे, उतना लोग आएंगे। और साथ दूसरी बात यह है कि मार्केट के अंदर जो है जो मैनिपुलेशन होती है, अभी भी आज देख लें यार आप, कौन सा मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्त हैं सारे, कौन कौन सा फंड मैनेजर यहाँ पे फ्रंट रनिंग नहीं करता। अभी आप देखें एक एक बड़ी एएमसी के अंदर सीईओ चेंज हुआ, दूसरी कई एएमसीज में जो है वो चल रही है, इस तरह की मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सब मेरे दोस्त हैं, सारे जानता हूं मैं सब, बट ये सब लोग, और आज से नहीं है 15 साल से देख रहा हूँ कि ये फ्रंट रनिंग करते हैं चलते हैं करते हैं। फिर मार्केट के अंदर ब्रोकर जो होते हैं वो कॉर्नर कर लेते हैं, कोई मुन्ना भाई आ जाता है, कोई कोई लंबा भाई आ जाता है, कोई छोटा भाई आ जाता है, कोई मोटा भाई आ जाता है, ये सारे जो भाई हैं ये मिलके मार्केट को निचोड़ लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को निचोड़ लेते हैं। तो ये एक मिसट्रस्ट बड़ा है ना, ये कि इनको भी मतलब थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा ना, कि यार ये मतलब रिटेल इन्वेस्टर को लाएं, मतलब जहां से खाते हैं उसी घास को खा जाएंगे, तो फिर ब्रोकिंग तो नहीं करेंगे। तो ये सारे मसले हैं, इन सबको लेके चलना है, सबको अपना रोल प्ले करना है, तब जाके मार्केट डेवलप होगी। अच्छा सर, हमने जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि बिल्कुल भी जैसे सही नहीं चल रही, खराब चल रही है पाकिस्तान की, और जो है वो हम ये भी जिक्र सुन रहे थे स्टॉक मार्केट की बात करें तो कि बजट आने वाला है तो अब क्या होगा, तभी ही जो है वो सोचते थे। लेकिन आज जो है वो सबसे फर्स्ट डे था कि स्टॉक मार्केट में जो है बजट का असर हमने देखा, क्योंकि सिर्फ जो है वो आज सेलर थे
बायर्स कोई भी नहीं था स्टॉक मार्केट में। और जो है वो ये भी न्यूज आ रही है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कि आपने बताया कि मजीद बढ़ने की बात हो रही है, तो उसके बाद जो है वो एक प्रेशर था मार्केट में। जब ये बात न्यूज आई तो उसके बाद एक प्रेशर बढ़ गया। और ये भी ह्यूमर चल रही थी कि ये जो है वो अब मजीद जब तक बजट नहीं आएगा तो यही स्टॉक मार्केट की कंडीशन चलती रहेगी। तो आप एक बस एक व्यू दे दें अपना कि ये इकोनॉमिक कंडीशन के मसले कब हल होंगे, बजट आपको क्या लगता है कि कैसे आएगा, क्या फायदा होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम दोस्त बजट होगा क्या वो, या ये मसाइल जो है वो मजीद बढ़ेंगे, इन चीजों में कोई अपनी वापस से ये चीजें पैटर्न में नहीं आएंगी। देखिए जी, आवाम दोस्त बजट तो नहीं आता, बजट तो मुश्किल होगा, उसमें नए टैक्सेस लगेंगे, उसमें खर्चों पे कमी करने की बात होगी, उसकी ऑस्टेरिटी जो है उसको डबल डाउन करेंगे तो बजट तो मुश्किल होगा। नए टैक्सेस लगेंगे, कैपिटल गेन टैक्स, जैसे से एंग्जाइटी हो रही है स्टॉक मार्केट को तो आएगा, ठीक है लोग पहले गेन कर लेंगे बट बाद में यार गेन पे टैक्स लगा रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? आपकी गेन पे टैक्स है, हाँ ये देखना है कि जी अगर गेन पे टैक्स लगा रही हैं तो क्या लेवरेज की एक्सपेंस हाउस को करने का उसको रास्ता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लेवरेज पे काम करते हैं, लेवरेज का एक एक्सपेंस होता है तो उसको एक्सपेंस में से नेट ऑफ करना है, वो टेक्निकलिटीज हैं उसको देखना है वो कैसे करेंगे। पर बाकी गेन पे टैक्स लगा रहे हैं, लेट दैट बी यार, कि आप पैसे बना रहे हैं ना उस पर ही टैक्स लग रहा है ना, आपकी सीवीटी वगैरह तो नहीं बढ़ा रहे ना, आपकी वैल्यू पे तो नहीं टैक्स बढ़ा रहे ना, ठीक है तो बनाने दे, और मार्केट में एक दफा चले लोग गेन करके निकल जाएंगे कि जी अभी हम टैक्स होगा, पर बाद में तो आ जाएंगे दोबारा फिर चले जाएंगे। तो मुझे कोई नहीं लगता कोई मार्केट के अंदर जो एंग्जाइटी है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मार्केट वैल्यूएशन लो है, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वैल्यूएशन आपकी अपग्रेड हो रही है, वो होती रहेगी, अभी भी बहुत नीचे वैल्यूएशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। और बाकी ये है कि भाई बजट मुश्किल होगा, इन्फ्लेशन टूट रही है, लेकिन लोगों की नौकरियां और आसानियां नहीं आएंगी, दवाइयां महंगी होंगी और चीजें तो होंगी। तो बहरहाल अभी मुश्किल के 1-2 साल बाकी है, उससे बाद भी कुछ चीजें ठीक होती हैं कि नहीं होती इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। वो एक जो कहते हैं ना आगे हेजी सिचुएशन है, बट अगले 1-2 साल तो आपको कंफर्म कोई इसी तरह के नजर आ रहे हैं जैसे पिछले 1-2 साल। बस ये है कि जरा इन्फ्लेशन का नया जोर कम हो जाएगा, बट जो पिछला जोर पड़ चुका है उसने वैसे ही कमर तोड़ दी है, तो टूटी कमर के साथ लोग भीगेंगे। तो भागना 2-3 साल बाद शायद शुरू करें या रिंगते रहिए तो वक्त बताएगा, बट अगले 2 साल तो ऐसे ही रिंगते रहे। ये मतलब आपने सर को पॉजिटिव बात नहीं की, आपके आपका आप नेगेटिव आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर वैल्यूएशन जो है अपडेट हो रही है, मार्केट मेरे ख्याल में अगले 2-3 साल चलेगी। 2016 से मार्केट अभी तक 2023 तक नहीं चली है, 2024 में शुरू हुई है, 2026-23 तक मार्केट चलती रहेगी, लेकिन ये पॉजिटिव बात कर दी, आगे बताओ। थैंक यू सर, आप और थैंक यू। आगे आता चलें जी।